मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को। इससे पहले भी मैं 3 वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा करके उनको देख लीजिएगा। अच्छा, एक बात और है कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए है तो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्या कहा गया है? इडियट का मतलब होता है दोस्तों फिर भी। हु किसने, फिर भी किसने, वुड हैव थॉट सोचा होगा, द ओल्ड मैन इस बूढ़े आदमी में, टू हैव हैड सो मच ब्लड इन हिम, कि इतना ज़्यादा खून होगा। फिर भी किसने सोचा होगा कि इस बूढ़े आदमी में इतना खून होगा? ये किसने कहा? लेडी मैकबेथ ने कहा था। ये एक्चुअली उस समय कहा था जब राजा डंकन मैकबेथ के कैसल में आए हुए थे और वहाँ पर राजा डंकन की हत्या कर दी जाती है। तो जो हत्या वाला स्थान होता है वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून होता है, खून से लथपथ होती है उसकी लाश। और उस वक्त वो लेडी मैकबेथ जो है इन लाइनों को कहती हैं कि फिर भी किसने सोचा होगा कि इस बूढ़े आदमी में इतना ज़्यादा खून होगा। अगली लाइन हमारी कौन सी है? अगली लाइन है, हेयर इज़ द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल, यहाँ अभी भी खून की गंध है, यहाँ पर अभी भी खून में स्मेल आ रही है। ऑल दी परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, अरबिया की सारी परफ्यूम, सारी इत्र विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, इन छोटे हाथों को महका नहीं सकती। वो कहती हैं, लेडी मैकबेथ कहती हैं, जब लेडी मैकबेथ के हाथों में खून लगा हुआ होता है तो उस वक्त वो कहती हैं कि अरब की जितनी भी परफ्यूम है वो सब ला करके अगर मेरे हाथों में लगा दी जाए तो वो परफ्यूम भी मेरे इन छोटे हाथों को महका नहीं सकती। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड फॉल्सहुड हैथ, यहाँ पर वो कहते हैं कि ओह कितना बढ़िया बाहरी झूठ है। कहते नहीं, झूठ बोलने वालों की कोई रूपरेखा नहीं होती, कोई तौर तरीका नहीं होता, वो झूठ को भी बड़े अच्छे ढंग से बोल देते हैं। तो कौन कहता है? एंटोनियो कहता है। किसमें? इन मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अगला, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई हैं। कहाँ से? मर्चेंट ऑफ वेनिस से। अगला स्टेटमेंट है हमारा, फॉर वीनस स्माइल्स, वीनस एक देवी होती हैं, स्माइल्स मुस्कुराती हैं। नॉट, वो कहाँ नहीं मुस्कुराती, उन वीनस का वास जो है वो कहाँ नहीं होगा। नॉट इन अ हाउस, एक ऐसे घर में वो कभी नहीं जाती हैं। ऑफ टीयर्स, जहाँ पे दुख हो, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख नहीं होगा, जहाँ सुख होगा वहाँ दुख नहीं होगा। बस ये बात है। कौन कहता है? ये पेरिस कहती हैं। कौन कहता है? पेरिस कहता है, और रोमियो एंड जूलियट नामक प्ले में कहता है। अगला, उन्होंने कहा, आई विल किस दाई लिप्स, मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा, मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा। हैप्पली सम पॉइजनेट दोथ हैंग ऑन देम टू मेक मी डाई विद द रेस्टोरेटिव, मैं तुम्हारे होठों को चूमूंगा, शायद उनमें अभी भी कुछ जहर है जो मुझे पुनर्जीवित कर देगा। रोमियो और जूलियट में ये बात कौन कहता है? तो जूलियट कहती है। कौन कहता है दोस्तों? जूलियट कहती है। अगला है, फॉर नेबर वाज आ स्टोरी ऑफ मोरबो, फॉर नेबर वाज आ स्टोरी ऑफ मोरबो से मतलब ये है कि यदि महान देवता जूलियट और रोमियो में की जो कहानी की बात करते हैं, फॉर नेबर वाज आ स्टोरी ऑफ मोरबो देन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो, यानी कि जूलियट और उसके रोमियो की इस कहानी से ज़्यादा दुखद कहानी कभी नहीं रही। ये किसने कहा और कहाँ कहा? रोमियो एंड जूलियट में किसने कहा? प्रिंस ने कहा है। किसने कहा? प्रिंस ने। अगला, इफ़ द ग्रेट गॉड बी जस्ट, इफ़ का मतलब होता है यदि, जो ग्रेट गॉड होते हैं हमारे महान देवता होते हैं वो जस्ट होते हैं, जस्ट का मतलब न्यायप्रिय होते हैं। दे शैल असिस्ट द डीड्स ऑफ जस्टिस मैन, वो क्या करते हैं? दे मीन्स बे कौन? ग्रेट गॉड्स, वो हमारे महान भगवान शैल असिस्ट करते हैं। असिस्ट का मतलब होता है दोस्तों मदद करते हैं, सहायता करेंगे। द डीड्स कार्यों में ऑफ जस्टिस मैन, न्यायप्रिय व्यक्ति के। वो ये कहते हैं जो हमारे महान न्यायप्रिय देवता होते हैं वो हमेशा अच्छे लोगों के कार्यों में सहायता
करते हैं ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो एंटनी और क्लोपेट्रा से ली गई हैं। कहाँ से? एंटनी और क्लोपेट्रा से। अगला है विद आ डिवोशन विसेज एंड पायस एक्शन बी डू शुगर ओवर द डेवल्स हिमसेल्फ। दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। क्यों? कौन सी? पहली तो डिवोशंस विसेज का मतलब होता है भक्ति भाव के चेहरे से, और दूसरी चीज़ बताइए पायस एक्शन यानी कि पवित्र कर्म। जो हमारे पवित्र कर्म होते हैं, एक्शन होते हैं, उनसे हम शैतान को भी खुश करते हैं। बी डू शुगर ओवर द डेवल्स हिमसेल्फ। हम किसको? बुरे लोगों को भी हैप्पी कर सकते हैं इन दो चीज़ों से, एक तो भक्ति भाव के चेहरे से और दूसरा अपने पवित्र कर्मों से। बुरे लोगों पर भी विजय पा लेते हैं। किस में कहा गया है? हैमलेट में ये लाइनें नज़र आती हैं आपको। अगली लाइन की अगर हम बात करते हैं, वर्चू इटसेल्फ टर्न वाइज। जो वर्चू है, वर्चू का मतलब दोस्तों सद्गुण होता है, और इटसेल्फ का मतलब स्वयं ही। टर्न मीन्स बदल जाती है, और किस में बदल जाती है? वाइस में। वाइस का मतलब होता है पाप में। जो हमारे सद्गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, महान गुण होते हैं, वो स्वयं ही पाप में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं? जब उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। बीइंग मिस अप्लाइड। मिस अप्लाइड का मतलब गलत तरीके से अप्लाई किया जाता है, उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। और कभी कभी मेरे दोस्तों जो 22 का मतलब होता है हमारे पाप, बुरे काम। समटाइम्स कभी कभी बाई एक्शन कार्यों से कैसे हो जाते हैं? डिग्निफाइड हो जाते हैं, गरिमापूर्ण हो जाते हैं, बहुत प्यारे हो जाते हैं। तो कहते हैं कभी कभी जो पाप होते हैं वो कभी कभी कर्मों के द्वारा, एक्शन के द्वारा गरिमापूर्ण हो जाते हैं। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? तो रोमियो एंड जूलियट से ली गई हैं। अगली लाइन है हमारी, फुलविया इज़ द वाइफ ऑफ। फुलविया किसकी पत्नी दिखाई जाती है? तो एंटोनियो की पत्नी दिखाई जाती है। अगला बात करें हम, The barge she sat in like a varnished throne wound on the water. These lines are uttered by Enobarbus. ये लाइनें एनोबार्बस के द्वारा बोली जाती हैं। Who is she here? यहाँ पर सी कौन है? सिर्फ इतना पूछा है। ये जो सी शब्द है, सी प्रोनाउन है, वो किसके लिए यूज किया गया है? तो क्लोपेट्रा के लिए यूज किया गया है। किसके लिए? क्लोपेट्रा के लिए सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगली लाइन है हमारी, Celerity is never more admired देन बाई द नेग्लिजेंट। जो सिलैरिटी है, सिलैरिटी का मतलब यहाँ पर सिलैरिटी की जो प्रशंसा कभी भी लापरवाह लोगों से अधिक नहीं होती। एक कथन किसने कहा? तो क्लोपेट्रा ने कहा था। अगला लाइन हमारा, आई नो द डेवल हिमसेल्फ विल नॉट ईट अ वुमन। आई नो डैट अ वुमन इज अ डिश ऑफ द गॉड्स। इफ़ द डेवल ड्रेस हर नॉट हु अटर्ड एंड फेयर। तो ये क्लाउन कहता है, और किस में कहता है? एंटनी और क्लोपेट्रा में बोलता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि जो डेवल है वो स्वयं एक औरत को, एक वुमेन को नहीं मारेगा, नहीं खाएगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि एक औरत, एक वुमेन, देवताओं का, जो देवता लोग होते हैं उनका क्या है? व्यंजन है, डिश है। अगर शैतान उसे कपड़े ना पहनाए। ये कथन किसने और कहाँ कहा? ये बात कही गई है। तो एंटनी और क्लोपेट्रा में जो क्लाउन होता है, क्लाउन का मतलब जो जोकर होता है, वो कहता है इस बात को। और अगली लाइन देख लो, दी स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज अ लवर्स प्रिंच। यानी कि जो स्ट्रोक ऑफ डेथ होता है, मृत्यु का आघात। स्ट्रोक ऑफ डेथ का मतलब, स्ट्रोक मीन्स कहते हैं ना, स्ट्रोक पड़ गया उनको, आघात लग जाना। ऑफ डेथ मृत्यु का, इज मीन्स है, एज मीन्स की तरह। मृत्यु का आघात किसकी तरह है? तो लवर्स पिंच की तरह है। किसकी तरह है? लवर्स पिंच। लवर्स पिंच यानी कि जैसे प्रेमी लोग नहीं होते, चुटकी लेते हैं आपस में, ठीक है, उसकी तरह। बिच हर्ट्स, जो तुम्हें हर्ट करता है, पीड़ा देता है, चोट पहुंचाता है। एंड इज डिजायर्ड हु अटर्स। ये कौन कहता है? क्लोपेट्रा बोलती है। अगला, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान बनाए रखना। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है। तो ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? ये लाइनें दोस्तों एज यू लाइक इट से ली गई हैं। कहाँ से? एज यू लाइक इट से। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस इट इज़ बेटर प्लेइंग विद अ लॉयंस वेल्फ। यानी कि इट इज़ बेटर प्लेइंग। बेटर प्लेइंग का मतलब अधिक अच्छा है खेलना
और किसके साथ, लॉयंस वेल्व के साथ। लॉयंस वेल्व किसको बोला जाता है, शेर के बच्चे को बोला जाता है। देन विद एन ओल्ड वन डाइंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शेर के बच्चे के साथ खेलना एक मरते हुए बूढ़े के साथ खेलने से बेहतर है, बेटर है, कहीं अधिक अच्छा है। ये लाइनें एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा से ली गई हैं। अगला बोला गया है, इफ वन शुड बी प्रे हाउ मच द बेटर टू फॉल बिफोर द लॉयन देन द वुल्फ। अगर कोई शिकार हो जाए तो भेड़िए के मुकाबले शेर के सामने गिरना कितना अच्छा है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई हैं, तो ट्वेल्थ नाइट से ली गई हैं। और अगला स्टेटमेंट है हमारा, फॉर द अप्रैल ऑफ्ट प्रोक्लेम द मैन इज़ फ्रॉम हैमलेट। ये कहाँ से, हैमलेट से ली गई हैं। ठीक है, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, हैमलेट से। और अगला स्टेटमेंट देख लो, बहुत प्यारा। यहाँ पे कहा गया ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता, प्रोवोक्ट करती है थीप्स, चोरों को, सूनर देन गोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एज यू लाइक इट की लाइन है कि जो सुंदरता होती है वो चोरों के लिए, जो थीप्स होते हैं, चोर होते हैं, चोरों को सोने से भी अधिक आकर्षित करती है। यानी कि जो गोल्ड और एक ब्यूटी क्वीन उनके सामने, चोरों के सामने रख दी जाए तो वो गोल्ड ना लेकर के ब्यूटी क्वीन को चुनेंगे, यानी कि सुंदरता को चुनेंगे, कोई सुंदर लड़के को चुन लेंगे। तो यही बात एज यू लाइक इट में बोली गई है कि जो सुंदरता होती है वो चोरों को सोने से भी जल्दी आकर्षित करती है। जितना जल्दी सोना उसे उन्हें आकर्षित नहीं करेगा, जितना जल्दी ब्यूटी आकर्षित कर लेगी। ऑल ओरेटर आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीडेथ। वो कहते हैं जब सुंदरता की दुहाई दी जाती है तो सभी वक्ता मूक हो जाते हैं। ऑल ओरेटर, ओरेटर का मतलब होता है सभी जितने ओरेटर हैं, वक्ता हैं, आर डम्ब, गूंगे हो जाते हैं। कब, व्हेन, जब, ब्यूटी प्लीडेड, जब ब्यूटी की, सुंदरता की दुहाई दी जाती है। ठीक है, ये रेप ऑफ ल्यूक्रीज से लाइनें ली गई हैं और इम्पॉर्टेंट लाइनें हैं। ऑल ओरेटर आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीडेड। ठीक है, रेप ऑफ ल्यूक्रीज। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट, संक्षिप्तता बुद्धि की आत्मा है। ध्यान बनाए रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है ये, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ वेट। जो संक्षिप्तता होती है, ब्रेविटी का मतलब यहाँ पे संक्षिप्तता से है, इज द सोल ऑफ वेट, बुद्धि की आत्मा है। संक्षिप्तता जो है वो बुद्धि की आत्मा है। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, हैमलेट से ली गई हैं। आई एम श्योर केयर्स एन एनमिटी टू लाइफ दिस लाइन इज। ये लाइनें कहाँ से ली गई, ट्वेल्थ नाइट से ली गई हैं। मुझे यकीन है कि चिंता जीवन की दुश्मन है। आप जितनी ज़्यादा चिंता करोगे उतना अपने जीवन के दुश्मन बनते चले जाओगे। ये पंक्तियाँ भी कहाँ से ली गई हैं, ट्वेल्थ नाइट से ली गई हैं। और अगला देखो नेक्स्ट, सी इज अ वुमन देयर फॉर मे बी वूड, सी इज अ वुमन देयर फॉर मे बी वॉन। वह एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है, वह एक महिला है इसलिए उसे जीता जा सकता है। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, टाइटस एंड्रोनिकस से ली गई हैं। कहाँ से, टाइटस एंड्रोनिकस से। अनइजी लाइज दे हेड दैट बियर्स अ क्राउन। ये लाइनें कहाँ से ली गई, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड से ली गई हैं। मतलब क्या, अनइजी का मतलब होता है किसी चीज़ को बेचैन कर देना। वह सिर पर बेचैन रहता है जो ताज पहनता है, यानी कि जब हम अपने सिर पर इस ताज को पहनते हैं तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। अगला उन्होंने कहा है, when beggars die there are no comets seen, the heavens themselves blaze forth the death of prince। ये लाइनें जूलियस सीजर से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं, जूलियस सीजर से। इन लाइनों का मतलब क्या हुआ, जब बेकारी मरते हैं तो कोई धूमकेतु दिखाई नहीं देता। जब बेगस डाई देयर इज़ नो कॉमेट सीन, किसी तरीके का कोई टूटता हुआ सितारा या तारा नज़र नहीं आता। राजकुमारों की मौत की खबर स्वयं आकाश में भड़क उठती है, और जब राजकुमारों की मौत होती है तो ये आकाश भी गरजने लगता है। कहाँ कहता है, जूलियस सीजर में ये लाइनें ली गई हैं। अगला, बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिएशन, द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रिएशन, मतलब वीरता का श्रेष्ठ भाग विवेक है, बुद्धि है। आप तभी वीर हो जब आप बुद्धिमान हो। तो बेटर पार्ट क्या है वैलर का, वैलर का मतलब होता है वीरता, तो डिस्क्रिएशन है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, विवेक है। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से ली गई है। कहाँ से, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से ली गई है दोस्तों।
लेट फैन से स्टिल माई सेंस इन लीथ स्टीप। लीथ एक नदी है, ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में कि हमारे मरने के बाद हमको उसी नदी में से लेकर के ले जाया जाता है और हम अपने जीवन की सारी कहानी भूल जाते हैं। तब वो कहता है कि लेट फैन से स्टिल माई सेंस इन लीथ स्टीप, इफ़ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। कल्पना को शांत रहने दो, मेरी इंद्रियों को लीथ में डूबने दो, लीथ नदी में डूब जाने दो मेरी इंद्रियों को। अगर सपने देखना ऐसा ही है तो भी मुझे सोने दो, मैं इन्हीं सपनों में खोया रहना चाहता हूँ। ठीक है, इन सपनों से जागना नहीं चाहता। कौन कहता है? सेबेस्टियन कहता है। किसमें? 12th नाइट में। हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन होता है जो इन सॉन्ग्स को गाता है? अंडर द ग्रीन बूट ट्री ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड्स, एज यू लाइक इट में इनको कौन गाता है? अमीन गाता है। कौन? अमीन। ऑल द वर्ल्ड्स आ स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है, ये कौन कहता है? सारी दुनिया एक रंगमंच है। एज यू लाइक इट में इसको बोला जाता है जैकस के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा? जैक्स के द्वारा। अगला, हु स्पीक द इपीलॉग इन एज यू लाइक इट, जो एज यू लाइक इट होता है उसमें इपीलॉग को कौन कहता है? तो रोजालिंड के द्वारा बोला जाता है। इपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार, इसको हम कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। प्रोलॉग का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, जो कि किसी प्ले के शुरुआत में होता है, और इपीलॉग हमेशा किसी प्ले के लास्ट में बोला जाता है। ठीक है, एज यू लाइक इट में जो लास्ट में सबसे स्पीच बोला गया है, इपीलॉग बोला गया, वो रोजालिंड के द्वारा बोला गया है, ध्यान बनाए रखना। अगला, बेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, हु रोट दीज लाइन्स, विलियम शेक्सपियर। अब वो क्या कहते हैं कि बेन का मतलब होता है जब, द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जब मधुर मौन विचारों के सत्रों में मैं अतीत की यादों को समेटता हूँ। किसकी? आई सम अप, सम अप का मतलब होता है रिमेम्बरेंस, यादें होती हैं, ऑफ थिंग्स पास्ट, जो अतीत की यादें होती हैं, हमारे बीते हुए कल की यादें होती हैं, जब मैं उनको समेटता हूँ, जब मधुर मौन विचारों के सत्रों में, यानी कि जब भी मैं शांत होता हूँ, एकदम पीसनेस में होता हूँ, तो मुझे बीते हुए कल की मधुर यादों में खोया हुआ होता हूँ। ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। हे भगवान, ओ गॉड, हे भगवान, हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हैमलेट के द्वारा बोली जाती है कि इस दुनिया में सभी उपयोग मुझे कितने उबाऊ, बेकार लगते हैं। जितने भी उपयोग किए जाते हैं वो सब हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल लगते हैं, बेकार लगते हैं, स्टेल लगते हैं, बेरी थकाऊ लगते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? नेक्स्ट है, मैन जस्ट इंड्योर दे आर गोइंग हैंस इवन एज दे आर कमिंग हिथर, राइपनेस इज ऑल। ये जरूर ध्यान बनाए रखना, एक रेडीनेस इज ऑल होता है, एक राइपनेस इज ऑल होता है। तो राइपनेस इज ऑल आपके सामने दिया है, ए लाइन तो बेटा किंग लियर में है, लेकिन एक शब्द आता है रेडीनेस इज ऑल, वो कौन से प्ले में यूज किया गया, वो फ्रेज कौन से प्ले में यूज की गई, वो चीज़ आपको एक कमेंट बॉक्स करना है। तो फिलहाल इसको समझो, यहाँ पर क्या है कि मनुष्य को यहाँ से जाने के साथ साथ यहाँ आने के लिए भी सहन करना चाहिए। परिपक्वता ही सब कुछ है। राइपनेस का मतलब यहाँ पे परिपक्वता है, आपके मैच्योरिटीपन से है, इज ऑल सब कुछ है। जो जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसका मैच्योरिटीपन ही सब कुछ होता है। दीज लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर, लेकिन बोली किसके द्वारा जाती है? एडगर के द्वारा बोली जाती हैं। किसके द्वारा दोस्तों? एडगर के द्वारा इसको बोला। अगला स्टेटमेंट है हमारा, द यंगर राइजेज। यंगर यानी कि युवा तब उठता है जब बूढ़ा गिरता है, यानी कि द ओल्ड दोथ का मतलब डज फॉल। ये लाइनें कहाँ से ली गई? किंग लियर से ली गई हैं, लेकिन बोलता कौन है? एडमंड बोलता है। कौन बोलता है? एडमंड। जब बूढ़ा गिरता है तब युवा उठता है, यानी कि जब बूढ़े यहाँ से चले जाते हैं तो उनका स्थान लेने के लिए कौन आ जाता है? युवा आ जाता है। यानी कि जब पुरानी पत्तियाँ गिर जाती हैं तो उनकी जगह पर नई पत्तियाँ आ जाती हैं। अगला, आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दिस सिनिंग।
मैं एक ऐसा इंसान हूँ, आई एम अ मैन, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो पाप करने से ज़्यादा पापी है, यानी कि मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग, जो पाप करने से ज़्यादा क्या है, सिनर है, पापी है। ये पंक्तियाँ किंग लियर की हैं, लेकिन ये बोलता कौन है, तो स्वयं किंग लियर ही बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, The art of our necessities is strange, then can make wild things precious. These lines are from King Lear। और कौन बोलता है, किंग लियर ही बोलता है। क्या कहा गया, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज, हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है, हमारी आवश्यकताओं की कला अजीब है, जो तुच्छ चीज़ों को भी मूल्यवान बना सकती है, जो बहुत वाइल्ड थिंग्स होती हैं उनको भी प्रीसियस बना सकती है। तो ये लाइनें किसके द्वारा बोली गई, किंग लियर के द्वारा बोली गई हैं। अगला, विंटर्स टेल जो लिखी गई है, ठीक है, वो उसमें कोई राइमिंग नहीं है, देयर इज़ नो राइम। हैमलेट में कितनी लाइनें हैं, 4042 लाइनें हैं। एंटोनियो क्लेपेट्रा में कितनी लाइनें हैं, तो 3964 लाइनें हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन 2068 लाइन, तो टेम्पेस्ट में है। ठीक है, ये सभी ध्यान बनाए रखना है आपको। टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, विलियम शेक्सपियर के हैमलेट के किस पात्र को क्या निम्नलिखित वर्णन लागू होता है, ये आपको बताना है। तो नीचे एक आपका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो ज़रा देख लीजिएगा। द टेडियस का मतलब होता है उबाऊ, और बाईजेकर का मतलब होता है बुद्धिमान। हु मेडल्स का मतलब होता है किसी में मेडल्स हस्तक्षेप करना। ठीक है, हिज वे टू हिज डूम का मतलब होता है विनाश के मार्ग पे। तो उन्होंने क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि वह एक उबाऊ बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने विनाश के मार्ग में हस्तक्षेप करता है, पोलिनियस होता है। एक बोलने वाला कौन होता है, पोलिनियस। बास्टर्ड नाम का कैरेक्टर किस में दिखाया जाता है, किंग जॉन में। अगला उन्होंने कहा है कि विच इज सेट टू अ लैरिकल ट्रेजेडी किसको बोला जाता है, तो लैरिकल ट्रेजेडी रिचर्ड सेकंड को बोला जाता है। लव्स नेवर लॉस्ट इज, ये क्या है, लव्स नेवर लॉस्ट जो है वो एक लैरिकल फार्स है। द टाइटल ऑफ लव्स नेवर लॉस्ट इज़ फ्रॉम, जो लव्स नेवर लॉस्ट का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जानकारी है कि अगर तुमसे पूछे कोई लव्स नेवर लॉस्ट का टाइटल जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो फ्लोरियो के फर्स्ट फ्रूट से लिया गया है। अगला, अगर हम बात करते हैं कि विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स, विलियम शेक्सपियर का कौन सा पात्र नज़र आता है टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोव, ज्यू ऑफ माल्टा, बारबस, दो विद द डिफरेंस, तो वो कौन होता है, साइलॉक होता है। कौन होता है दोस्तों, साइलॉक होता है। यानी कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा पात्र मार्लो के माल्टा के यूदी या बाराबास के प्रत्यक्ष वंशज प्रतीत होता है। हालांकि इसमें एक अंतर के साथ थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जाता है, वो ज्यू ऑफ माल्टा का साइलॉक और जो मर्चेंट ऑफ बेनेट का साइलॉक होता है उसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस होता है। तो ये विच कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है, साइलॉक कैरेक्टर है, किसमें, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, जो कि कहाँ से लिया गया, मार्लोव के ज्यू ऑफ माल्टा से। डॉगबेरी, अगला है लाइन हमारा, डॉगबेरी और बर्जेस, ये दो जो हैं पुलिस ऑफिसर होते हैं, एक किस में नज़र आते हैं, डॉगबेरी और बर्जेस, वो मच एडो अबाउट नथिंग में। ये दोनों कैरेक्टर मच एडो अबाउट नथिंग के हैं। अगला है विच इज सैड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, विलियम शेक्सपियर की सबसे पहली ट्रेजेडी किसको कहा जाता है, टाइटस एंड्रोनिकस को कहा जाता है। किसको, टाइटस एंड्रोनिकस को। विच प्ले बाज स्पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लाट, यानी कि विलियम शेक्सपियर का कौन सा नाटक गन पाउडर प्लाट से प्रेरित था। ठीक है, तो मैकबेथ। कौन सा, मैकबेथ। अगला हमारा है नेक्स्ट, कोरस बाज इंट्रोड्यूस बाय शेक्सपियर इन, जो कोरस है की शुरुआत उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है शेक्सपियर ने किस में कराया था,
किंग हेनरी फिफ्थ में। विलियम शेक्सपियर के द्वारा कोरस नाम के कैरेक्टर को किस में इंट्रोड्यूस कराया गया? किंग हेनरी फिफ्थ में। अगला है कोरस बाज, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट, सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी। बहुत प्यारी लाइनें हैं, बहुत प्यारी लाइनें हैं ये। सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी बट सैड मॉरलिटी ओवर वेज देयर पावर हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अ पेलिया whose action is no stronger than a flowers। these lines are from। तो ये लाइनें ज़रूर याद रखना, ये इतनी बारी लाइनें, सेंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी, इतनी लाइनें कभी कभी पूछ ली जाती हैं। इस सोनेट नंबर 65 की लाइनें हैं। कहाँ की हैं? सोनेट नंबर विलियम शेक्सपियर का 65 है, 65 की लाइनें हैं। ठीक है। अगला, विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन के तीसरे पुत्र हैं ये विलियम शेक्सपियर। कॉमेडी ऑफ एरर इज़ द अडॉप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज़ मेनेक्मी ऑफ प्लेटूज। क्या है? मेनेक्मी ऑफ प्लेटूज है। अगला, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रीज। 21 को उन्होंने डेडिकेट किया है इन दोनों पोएम्स को हेनरी रॉयथस्ले और अर्ल ऑफ सदप्टन के लिए। अगला, डार्क लेडी अपीयर होती है विलियम शेक्सपियर के सोनेट में, नज़र आती है किसमें? विलियम शेक्सपियर के सोनेट में डार्क लेडी, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने 26 सोनेट जो हैं वो डार्क लेडी को ही डेडिकेट किए हैं। द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट इज हैज़ बीन टेकिन। एज यू लाइक इट की स्टोरी कहाँ से ली गई? थॉमस लॉज के रोजालिंड से ली गई है। अगला, लव्स लेबर लॉस्ट वाज रिटन एन इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टाइल में। किसमें? लिलीज के स्टाइल में, यानी कि लव्स लेबर लॉस्ट की लिली की शैली में, जैसे लिली लिखते थे उसी तरीके का एक इमिटेशन है, नकल है, कॉपी है। अगला, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा? फैमिलियर। उन्होंने क्या? फैमिलियर इज़ द माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड दीज वर्ड्स अपीयर। हेनरी फिफ्थ में ये शब्द अपीयर होते हैं। कहाँ नज़र आते हैं? हेनरी फिफ्थ में। अगला है, शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ ओनली हीरोइंस। ठीक है, ये किसका कमेंट है? कौन क्रिटिकल कमेंट करता है? जॉन रस्किन करते हैं। अगला, हु अमंग दी विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन विलियम वर्ड्सवर्थ जॉन गोल्सवर्दी वाज बॉर्न फर्स्ट। इन चारों राइटर्स में सबसे पहले जन्म किसका हुआ है? तो विलियम शेक्सपियर जो हैं वो सबसे पहले जन्मे। और ये सत्य भी है कि जो भी जितने भी टीजीटी के राइटर हैं, चारों राइटर में विलियम शेक्सपियर का जो जन्म है वो सबसे पहले हुआ है। ठीक है, इसके बाद जॉन मिल्टन, फिर आपके विलियम वर्ड्सवर्थ आएंगे और इसके बाद कौन आएंगे? जॉन गोल्सवर्दी आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।